हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के सिलेबस से अकॉर्डिंग भारत के इतिहास के बारे में। आपको जैसे कि पता है ये एग्ज़ाम अभी बहुत जल्दी आने वाला है और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है भारत का इतिहास। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे और आपको अगर इसकी तैयारी करनी है या अनदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और आपको ये इंफॉर्मेटिव भी लगेंगे। और हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो भारत का इतिहास। सबसे पहले मैं अगर बता दूं कि इतिहास में हम दो जगह का इतिहास पढ़ते हैं, एक तो भारत का इतिहास और एक हम विश्व का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन जैसा कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं वहाँ पर सिर्फ हमें भारत के इतिहास की बात की गई है, तो हम सिर्फ भारत के इतिहास पे फोकस करेंगे। अब ये जो भारत का इतिहास है इसको पूरी जानकारी के लिए ताकि लोगों को इजीली ये समझ आ सके, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो इतिहास कहलाता है वो प्राचीन इतिहास, मतलब सबसे एंशिएंट पीरियड है, तो उसे हम कह देते हैं प्राचीन इतिहास। फिर उसका दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा मध्यकालीन इतिहास, यानी कि जो मिडाइवल हिस्ट्री होती है वो। और फिर जो तीसरा और सबसे न्यूली है वो होता है आधुनिक इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। इसको हम ये कह सकते हैं, जब आर्यन एज थी तो हम उसे प्राचीन इतिहास कहते थे। जब हमारे यहाँ अटैक्स हुए मुसलमानों के और अरब अटैक हुए तो उस टाइम पे हम इसको बोलने लगे मुग़लों का अटैक, और ये सारे जो हुए जब उनका टाइम पीरियड था तो वो हमारा कहलाएगा मध्यकालीन इतिहास। जबकि जब अंग्रेज़ हमारे देश पर आके राज करने लगे और उन्होंने हमारे यहाँ राज्य किया तो उस टाइम पे जो हमारा इतिहास कहलाता है उस टाइम पीरियड से वो कहलाता है आधुनिक इतिहास, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई। अब बात करते हैं हम प्राचीन इतिहास में। तो देखो, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम नामकरण देख लेते हैं। तो नामकरण में सबसे पहले हम ये जानेंगे ये जो हमारा भारत है इसका अलग अलग नाम, जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग नाम है, वो कैसे पड़े और किसने क्या नाम दिया। तो भारत वर्ष को भरत का देश कहा जाता था। ऐसा माना जाता है उस टाइम पे कोई भरत एक राजा थे जिनका देश भारत को कहा जाता था, इसलिए इसे हम भारतवर्ष या भरत का देश कहते थे। और ये जो भारतवर्ष और भरत का देश है ये महाकाव्य और पुराणों में बोला गया है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि महाकाव्य और पुराणों में भारत का नाम क्या दे रखा है तो हम क्लियरली बोलेंगे या तो भारतवर्ष या भरत का देश। अब चूँकि भरत का देश कहते थे, भारतवर्ष है, यहाँ पर रहने वाले निवासियों को, जो यहाँ निवास करते थे, उनको भारती या भरत की संतान कहा जाता था। अब बात करते हैं कि ये इंडिया नाम कैसे पड़ा अपने भारत का। तो ये जो नाम है ये यूनानियों ने दिया था। जो यूनानी थे वो लोग सिंधु नदी के कारण सिंधु को वो इंडस नदी बोलते थे और इंडस के कारण जो भारत का नाम है वो इंडिया पड़ा। अब देखते हैं एक नाम आता है हिंद तथा हिंदुस्तान। तो ये मध्यकालीन में बोला गया, जब मैंने कहा जब मुस्लिम इतिहासकार या मुस्लिम पीरियड चल रहा था, जब अरब अटैक हुए और इन लोगों ने हमारे यहाँ राज्य किया, उस टाइम पे जो नाम था वो हिंदुस्तान था। तो ये जो नाम इंडिया का हिंदुस्तान पड़ा है वो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा पड़ा है। तो ये बात हो जाती है नामकरण। हमने सारे देख लिए कि भारतवर्ष या भरत का देश महाकाव्य और पुराणों में, साथ ही साथ देखा कि यहाँ पर रहने वाले निवासियों को हम भारती या भरत की संतान मानते हैं। इंडिया नाम दिया है यूनानियों ने और हिंदू या हिंदुस्तान बोलें जो मुस्लिम इतिहासकार होते हैं उनके द्वारा दिया गया है। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, मतलब कि जहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमको मिलती है उसके सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेस क्या हैं। हमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं लेकिन हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिली, तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसके 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। सबसे पहले जो प्राचीन भारत इतिहास के बारे में बताता है वो हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथ हैं, जो उस टाइम पे लिखे गए थे। उस टाइम के बाद हमें जो पाए गए उसके आधार पर जो इतिहास हमें मिलता है प्राचीन इतिहास, वो एक तो हमें धर्म ग्रंथों के आधार पर मिलता है, दूसरा हमें ऐतिहासिक ग्रंथ भी मिलते हैं, यानी कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ तो नहीं है लेकिन उनमें बहुत से राजाओं के बारे में, बहुत से ऋषियों और अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है।
जबकि तीसरा विदेशियों का विवरण है। मतलब जब विदेशी लोग जब हमारे इंडिया में घूमने आते थे, हमारे भारत में, तो वो यहाँ आकर जब चीज़ें घूमते थे उसके बाद वो लिखते थे यहाँ के बारे में। तो वो जो बुक्स मिली हैं उनकी, और किसने कौन सी बुक लिखी ये हम अभी आगे जानेंगे। तो उनके इस विवरण से भी पता चलता है हमको हमारे भारत का इतिहास। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब जो पुराने टूटे फूटे हमें साक्ष्य मिले हैं या जिनकी खोज इतिहासकारों के द्वारा की जाती है और उनसे अनुमान लगाया जाता है, जैसे सिक्के का मिलना या गुफाओं में पेंटिंग, और इन सब से जो हम पता करते हैं और पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो जो हमारे भी जितने भी स्रोत हैं वो इम्पॉर्टेंट स्रोत 4 हैं। एक तो धर्म ग्रंथों से हमें पुराने टाइम प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है, विदेशियों के विवरण जो विदेशी घूमने आए और यहाँ के बारे में लिखा उससे पता चलता है, और जो पुरातत्व मतलब कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने कॉइन्स हैं, उनके थ्रू हमें यहाँ के बारे में पता चलेगा। तो इसमें अब हम सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, धार्मिक एवं जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है वेद। वेद जो है एक धार्मिक ग्रंथ है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है, मतलब कि सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो हमारा वेद होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में सिर्फ इतना बता रही हूँ कि धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया वेद है, उसके बाद आते हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो लिखे गए, इसमें हम उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ बात आती है हमारे पुराणों की। अब हम बात कर लेते हैं वेदांग की। तो जो वेदांग होते हैं वो भी एक धार्मिक ग्रंथ है। वेद और वेदांग में अंतर है। वेदों को समझने के लिए जो चीज़ बनाई गई उसे हम कहते हैं वेदांग। तो याद रखना, वेद और वेदांग दोनों अलग अलग हैं। जब हम बात करेंगे कि वेदों को समझने के लिए जो हम पढ़ते हैं वो हमारा होता है वेदांग। ठीक है, 5वें नंबर पर हमने कहा है एक धर्म ग्रंथ और है उपनिषद। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और कुछ स्मृति भी ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। धर्मसूत हो गया, अर्ढ्यक हो गया, जैन साहित्य हो गए, और बौद्ध साहित्य के बारे में हम बात करेंगे। और इस तरह हमारी पूरी प्राचीन इतिहास खत्म होगा। इसमें हम देखेंगे जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, बौद्ध साहित्य को क्या बोला जाता है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि कहाँ पर पहली बौद्ध संगति हुई। ठीक है, तो ये सारा हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को लेके। वेद सबसे पहले, देन ब्राह्मण ग्रंथ। आप अभी यही जान लीजिए कि ये जो वेद हुए, ब्राह्मण ग्रंथ हुए, पुराण हुए, वेदांग हुए, उपनिषद हुए, स्मृति ग्रंथ हुए, धर्मसूत हो गया, अर्ढ्यक हो गया, जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, ये सभी क्या है हमारे एक धर्म ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो पुराने किसी इंसान ने अपना टाइम पीरियड और अपने आसपास की चीज़ें देख के लिखा होगा, तो उनके जो ग्रंथ हैं वो कहलाते हैं हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ। तो जैसे कि एक सबसे बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, या फिर हम कह सकते हैं एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और ये जो बुक है अर्थशास्त्र की, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कौटिल्य ने। तो ये याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य के द्वारा। दूसरे नंबर पे हमारी आती है राजतंत्रीणी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये कल्हड़ ने लिखी थी, और ये कल्हड़ जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो इसे भी हमें याद रखना है। साथ ही साथ तीसरी बुक आती है हमारी चचनामा, और चचनामा बुक के रचयिता हैं हमारे अली अहमद। चौथी है हमारी अष्टध्यायी। अष्टध्यायी लिखी थी पद्मिनी ने। ये जो पद्मिनी है ये संस्कृत व्याकरण की गुरु या पितामह कहा जाए, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की खोज की, तो वो थी हमारी पद्मिनी, और उनकी ही बुक का नाम है अष्टध्यायी। साथ ही साथ जो गार्गी संहिता बुक है वो कात्यायन ने लिखी थी, और जो महाभाष्य है वो पतंजलि ने लिखी थी। आप जानते हैं आज के टाइम पे पतंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन पतंजलि एक पुराने टाइम पे योग के गुरु हुआ करते थे, और उन्हीं योग के गुरु ने एक बुक लिखी महाभाष्य। तो यहाँ पे सारी बुकों के नाम आपको याद रखने होंगे कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो कौटिल्य ने, राजतंत्रीणी जो है वो कल्हड़ ने, चचनामा अली अहमद ने, जबकि जो अष्टध्यायी बुक है वो पद्मिनी, और गार्गी संहिता कात्यायन ने, और महाभाष्य पतंजलि ने।
और अभी तक आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई डाउट भी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसी तरह हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। एक एक टॉपिक को अंदर से मतलब पूरा जान लेंगे, उसकी पूरी डिटेल से रिलेटेड हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।